हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करूंगा मनी इन बैंकिंग या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक मेन टॉपिक जिसको हम कहते हैं कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये पूरा डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, मगर ज़्यादा लंबी फिर भी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कमर्शियल बैंक्स आर दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, लोगों से पैसे एक्सेप्ट करते हैं और वेरियस टाइप्स ऑफ जो अकाउंट्स हैं उसमें डालते हैं फ्रॉम द पीपल एंड गिव्स लोन्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। तो कमर्शियल बैंक्स बेसिकली वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसे एक्सेप्ट करके वेरियस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में डालते हैं और लोगों को वेरियस टाइप्स ऑफ लोन्स देते हैं, प्रोड्यूसर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए और कंज्यूमर्स को कंजम्पशन के लिए। बिसाइड्स कमर्शियल बैंक्स these days perform besides commercial banks these days performs various other functions also। तो कमर्शियल बैंक्स के और भी कई काम निकल के आ रहे हैं, जैसे जैसे दिन ब दिन हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है और नए नए फंक्शंस निकल के आ रहे हैं। दैट इज़ क्रेडिट क्रिएशन, ट्रांसफर ऑफ फंड्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब ये क्या चीज़ होती है, हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में करते हैं। तो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के कमर्शियल बैंक्स के मेन काम क्या हैं? मेन काम है सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन वो फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके बिना काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। इसमें नंबर 1 आ जाता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो कमर्शियल बैंक्स का सबसे मेन बिजनेस क्या है? लोगों से पैसे एक्सेप्ट करना। अगर लोगों से पैसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास, ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। पीपल कैन डिपॉजिट देयर कैश बैलेंसेज इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। तो लोग बैंक में पैसे डालने जाते हैं, जमा करवाने जाते हैं और कई टाइप ऑफ अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको एफडी भी कहते हैं। इसके अंदर लोग फिक्स टाइम के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी फिक्स टाइम के लिए बैंक के पास रख देते हैं और इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को टाइम डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। अगर आप टाइम से पहले, फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए बैंक के पास एफडी कर दी, फिक्स्ड कर दिए, तो मुझे 5 साल के लिए फिक्स कर दिए। अगर मैं 5 साल से पहले निकालूंगा तो जो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलना था वो नहीं मिलेगा, मतलब कम मिलेगा। जितने टाइम के लिए रखा उतने हिसाब से कैलकुलेट करके बैंक दे देगा। तो इसको सिंपल इंग्लिश में करते हैं। अंडर दिस अकाउंट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी is deposited for a fixed time period, also called time deposit account। इसको time deposit account भी कहते हैं। If the depositor stands in need, अगर उसे ज़रूरत पड़े of the amount before the expiry, जितने टाइम के लिए उसने फिक्स किया था उससे पहले उसको ज़रूरत आन पड़ी, ठीक है, he or she can withdraw the same after paying discount to the banks। बैंक्स को थोड़ा डिस्काउंट देना पड़ सकता है। बैंक्स को डिस्काउंट देना इन द सेंस जो उनको एफडी की मेच्योरिटी पे पैसे मिलने थे वो पैसे नहीं मिलेंगे अब, ठीक है। दिस टाइप ऑफ डिपॉजिट अट्रैक्ट्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक के पास फिक्स टाइम के लिए पैसा छोड़ देंगे आप तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलेगा। तो चलिए बी सेकेंड टाइप ऑफ अकाउंट है करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको करंट अकाउंट भी कहते हैं, इसको डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं। ये ज्यादातर बिजनेसमैन खुलवाते हैं क्योंकि उनकी ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। उन्होंने इन्फानाइट टाइम्स किसी को पे करना है, इन्फानाइट टाइम्स उनके खाते में पैसा आना है, ठीक है। तो कोई पता नहीं कितना आए कितना जाए, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उनको ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं, इसीलिए इस टाइप ऑफ अकाउंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता। अंडर दिस अकाउंट अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट हिज फंड्स एनी नंबर ऑफ टाइम्स। किसी भी नंबर ऑफ टाइम से 10 बार निकाले, 100 बार निकाले, 50 बार निकाले, कोई चक्कर नहीं है। जितनी बार वो चाहे वो डिपॉजिट करवा सकता है और जितनी बार चाहे वो विड्रॉ करा सकता है। विड्रॉ द सेम एनी नंबर ऑफ टाइम्स ही और शी विशेस। नो इंटरेस्ट, मेन बात इसमें क्या है, नो इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक ऑन द डिमांड डिपॉजिट अकाउंट। इस टाइप के अकाउंट को डिमांड डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हैं और इस पे जो बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता। रेदर द बैंक डिमांड्स सम चेंजेस फ्रॉम द, चेंजेस नहीं आना चाहिए था, यहाँ चार्जेस आना चाहिए था, ठीक है। तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, स्पीड में कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है। तो बल्कि ये क्या करता है, बैंक चार्जेस मांगता है कि भाई अगर आपने इतना मिनिमम बैलेंस नहीं मतलब करंट अकाउंट में मेंटेन किया तो तुम्हें कुछ ना कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैं फिर से ये लाइन पढ़ता हूँ, रेदर द बैंक डिमांड सम चार्जेस फ्रॉम द डिपॉजिटर्स
if the amount lying in the account falls below the minimum limit. जैसे हर एक करंट अकाउंट की एक लिमिट होती है कि 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, तो उनको क्वार्टरली वो मेंटेन करना है. अगर वो मेंटेन नहीं करते तो बैंक कोई ना कोई चार्जेस काट लेता है. जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, डिमांड लायबिलिटी अकाउंट एंड चेकिंग अकाउंट इन यूएसए में इसको चेकिंग अकाउंट भी कहा जाता है. तो थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट है सेविंग डिपॉजिट अकाउंट. सेविंग डिपॉजिट अकाउंट वो अकाउंट है जिसपे रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं कि भाई इतने नंबर ऑफ टाइम्स आप निकाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते. रिस्ट्रिक्शंस बैंक्स ने लगाई होती हैं. ठीक है. बेसिकली सेविंग अकाउंट होता क्यों है? दिस अकाउंट इज मेंट फॉर एनकरेजिंग द स्मॉल हाउस होल्ड सेविंग्स. स्मॉल सेविंग्स या हाउस होल्ड सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए इस टाइप का बैंक है वो इस टाइप के अकाउंट्स को मतलब मेंटेन करता है ताकि लोग अपनी थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करें. क्योंकि हर कोई एफडीआं तो खुलवा नहीं सकता या हर कोई करंट अकाउंट तो नहीं खुलवा सकता. अब स्मॉल हाउस होल्ड सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए भी तो कोई अकाउंट होना चाहिए, तो ये अकाउंट होगा. बैंक पेज इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट although its rate is very less, rate is less than the rate of interest paid in fixed amount. इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है मगर एफडी की तरह बहुत ज्यादा नहीं होता. एफडी से बहुत कम होता है क्योंकि एफडी में तो हमें बैंक को पता होता है कि मेरे पास इतना पैसा इतने टाइम के लिए पड़ा होगा. सेविंग्स में पता नहीं होता मगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट में कम मिलता है एज कम्पेयर टू एफडी. नेक्स्ट आ जाता है डी पॉइंट, होम सेफ सेविंग अकाउंट. होम सेफ सेविंग अकाउंट रिसेंटली कई बैंक्स ने लॉन्च किया है. वो क्या करते हैं इसके अंदर, under which a small portable safe is provided to the depositor at his or her place. एक सेफ रखा होगा, तिजोरी टाइप या फिर कोई गुल्लक टाइप, कोई ऐसा सेफ होगा और सेफ की जो की होगी, की चाबी, वो बैंक के पास होगी. आप जब भी कन्वीनियंट है, रात दिन सुबह शाम, जब भी आपको पैसे आते हैं आप क्या करते हो, आप उसमें डाल देते हो. डिपॉजिटर्स पुट हिज स्मॉल मनी कह सकते हो, स्मॉल अमाउंट कह सकते हो, अमाउंट इन इट एज कन्वीनियंट टू हिम और हर. जब भी उसको कन्वीनियंट होगा, जब भी वो ऑफिस टाइम से आया या कब भी आया, उन्होंने इसमें स्मॉल अमाउंट पैसे डाल दिए. आफ्टर सम टाइम जो भी ये सारी की सारी है ये बैंक को हैंड ओवर कर दी जाती है. बैंक एक फिक्स डेट को, फिक्स टाइम को आपके घर पे विजिट करेगा और चाबी से, उसके पास ही चाबी होगी, चाबी से खोल के वो जितना भी पैसा होगा वो अपने पास ले जाएगा और रसीद बना के आपको दे देगा. मगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो एफडी से तो बहुत कम होता है और सेविंग अकाउंट से भी कम होता है. क्योंकि जब बैंक आपको घर बैठे फैसिलिटी दे रहा है कि भाई आप जब मर्जी निकलवा लो, ठीक है ना, तो उसके थोड़ा चार्जेस तो करेगा ही, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और भी कम होता है, सेविंग से भी कम होता है. फिर आ जाता है फिफ्थ पॉइंट. फिफ्थ पॉइंट में आ जाता है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट. इसको आरडी अकाउंट भी कहते हैं. ठीक है ना, आरडी. रेकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए हर मंथ जमा करवाना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने रेकरिंग खुलवा ली 1000 की 5 ईयर्स के लिए, तो मुझे हर महीने 1000 टिल 5 ईयर्स करवाना है. मैं ये भी बीच में तोड़वा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर मुझे वो मैच्योरिटी नहीं मिलेगी जो मुझे 5 ईयर्स के बाद मिलती. तो इसमें क्या होता है, अंडर दिस अकाउंट अ फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन दिस अकाउंट इज मोर देन सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट से ज्यादा है क्योंकि सेविंग में पता नहीं आप डलवाओ ना डलवाओ, रेकरिंग में तो हर महीने डलवाना ही है. एंड लेस देन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट. फिक्स डिपॉजिट से इसलिए कम है क्योंकि फिक्स में तो आपने एक ही बार सारे पैसे डाल दिए थे ना, तो इसमें तो आस्ता आस्ता डाल रहे हो. तो नेक्स्ट चलते हैं. और सेकंड पॉइंट, ये तो जो मैंने पीछे 5 पॉइंट करवाए ये था कि कितने टाइप ऑफ अकाउंट्स बैंक खोलता है और कितने टाइप ऑफ अकाउंट में बैंक पैसे डलवाता है. अब आ जाते हैं एडवांसिंग लोन्स. अब अगर बैंक लोन ही ना दे तो फिर उसकी कमाई कहाँ से होगी. जो लोगों से पैसे लेता है, लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, 5-4%, 4-5-6-7%. और जब लोगों को लोन्स देता है, ठीक है, कंज्यूमर्स को और प्रोड्यूसर्स को, वो देता है 10-10, 15-15, 20-20% पे. तो जो बीच में बच गया 6% पे क्या कहते हैं सेविंग या फिर एफडी को रेट दे दिया जो आजकल चल रहा है, ठीक है, और जब लोन देता है वो 15% या 20% पे देगा. तो इसमें जो बीच में गैप है इसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं. तो जो इसका बीच में जो इंटरेस्ट बनता है वही तो बैंकों की कमाई है. तो चलिए शुरू करते हैं. इसमें आ जाता है एडवांसिंग लोन्स. अ सर्टेन पार्ट ऑफ कैश रिसीव्ड बाय द बैंक्स एज डिपॉजिट्स इज केप्ट इन द रिजर्व्स. जो उन्होंने कैश जो लोगों से लिया है उसका कुछ पार्ट अपने पास रखेंगे एज रिजर्व, एंड रेस्ट
इज गिवन एज लोन, रेस्ट जो है बाकी लोन बांट देंगे। बैंक्स एडवांस लोन्स मोस्टली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पसेस ऑन अप्रूव्ड सिक्योरिटी। सिंपल वर्ड्स में बैंक आपको लोन तो देंगे, एडवांस करेंगे, बेसिकली प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन होता है, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए कभी लोन नहीं देते। और अप्रूव्ड सिक्योरिटी मतलब कुछ ना कुछ गिरवी रख के देंगे कि कल को अगर आप मुकर गए लोन नहीं देते वापस, तो कम से कम उस सिक्योरिटी से पैसे मतलब बेच के बैंक रिकवर कर ले। द अमाउंट ऑफ लोन इज जनरली लेस देन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। जो भी लोन सैंक्शन होता है वो सिक्योरिटी की वैल्यू से कम ही होता है। बैंक्स एडवांस फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लोन्स, तो बैंक्स कई टाइप के लोन्स एडवांस करते हैं, उसमें से कुछ फॉलोइंग है। नंबर 1, कैश क्रेडिट। अंडर दिस टाइप ऑफ क्रेडिट डेटर इज अलाउड टू विड्रॉ अ सर्टेन अमाउंट ऑन अ गिवन सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, जो भी वो सिक्योरिटी देता है, सिक्योरिटी देने के बाद उसको कुछ कह दिया जाता है कि इतना गिवन जो अमाउंट है आप विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। द डेटर विड्रॉज द अमाउंट विद इन दिस लिमिट, कि उस लिमिट के बीच बीच में ही विड्रॉ कर सकते हो, उससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते। एज पर द रिक्वायरमेंट, जितना उसको रिक्वायर्ड है उतना वो लोन ले लेता है। एंड ऑल्सो रीपेज इट, जब भी वो उसके पास पैसे आएंगे वो रीपे कर देगा। इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉन। मान लो सैंक्शन हो गया उसको पैसा 10 लाख, ठीक है, मगर उसने यूज किया सिर्फ 2 लाख, तो जितना जितना उसने यूज किया उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 10 का 10 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ओवरड्राफ्ट। ये भी एक टाइप का लोन है जो किसको इशू होता है, जो जिनके पास करंट अकाउंट है, बिजनेसमैन, उनको इशू होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक करंट अकाउंट वाला है, उसके अकाउंट में पड़े 10,000, ठीक है, और मिनिमम लिमिट भी 10,000 की है, बट उसने चेक लगा दिया 12,000 का। तो अब होगा क्या, बैंक देखेगा और उसको कॉल करेगा कि भाई आपने 12,000 का चेक लगाया और आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं, तो क्या हम आपको 2,000 लोन दे दें। तो अगर वो 2,000 लोन दे देते हैं तो उसके अकाउंट में -2,000 शो होने लग जाते। तो बैंक एक टाइप का करंट अकाउंट वालों को भी लोन दे देता है, जिसको ओवरड्राफ्ट कहते हैं। मगर क्या ये फैसिलिटी हर एक के लिए? नहीं, ये फैसिलिटी हर एक के लिए नहीं है। ये फैसिलिटी सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स के लिए जो बहुत अच्छे हैं, मतलब जो अपना अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं। तो चलिए इसको सिंपल इंग्लिश में पढ़ते हैं। कस्टमर्स विद द करंट अकाउंट with the bank get the sanction to withdraw more money that is lying in the said account। सिंपल वर्ड्स में जो करंट अकाउंट वाले हैं, जितना भी उनके अकाउंट में पड़ा है वो उससे ज्यादा निकलवा सकते हैं, ठीक है। इट इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू द रिलायबल कस्टमर्स ओनली। जो अच्छे कस्टमर्स हैं उन्हीं को दिया जाता है, जो अपना टाइम टू टाइम खाता मेंटेन करते हैं। बैंकों को कैसे पता लगेगा, उनके पास तो पूरी डिटेल होती है कि आप कितना ट्रांजैक्शंस करते हो, फिर उससे आपकी इकोनॉमिक पोजीशन का पता लग जाता है। तो ये सिर्फ अच्छे कस्टमर को दिया जाता है। फिर से एग्जांपल रिपीट करता हूँ, आपके अकाउंट में 10,000 पड़े हैं मगर आपने चेक लगा दिया 12,000 का, तो 2,000 आपको बैंक लोन दे सकता है अगर आप अच्छे कस्टमर हैं तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट, लोन्स इन एडवांसेस। दीज लोन्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। इन लोन्स को फिक्स्ड अमाउंट के तौर पे दिया जाता है। बैंक्स एंटर्स द अमाउंट ऑफ लोन इन द अकाउंट बुक ऑफ द डेटर। बैंक क्या करता है, जो भी डेटर है, जो कर्जा लेने वाला है, उसके अकाउंट में ये पैसे डाल देता है। द डेटर कैन विड्रॉ इट एनी टाइम। डेटर जैसे लोन सैंक्शन हो गया, उसके अकाउंट में आ गया, वो कभी भी पैसे निकलवा सकता है। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन द होल अमाउंट फ्रॉम द डे द लोन इज सैंक्शनड। अगर मैंने इस टाइप के लोन के लिए अप्लाई किया और मेरे अकाउंट में लोन आ गया, ठीक है, अब मैं पैसे निकलवाऊं चाहे ना निकलवाऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो गया, चाहे मैं सारे पैसे निकलवाऊं चाहे मैं थोड़े पैसे निकलवाऊं। जो फर्स्ट पॉइंट था उसमें क्या था, जितना निकलवाते हो उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, मगर इसमें सारे के सारे अमाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट डेटर विड्रॉज द होल अमाउंट और अ पार्ट ऑफ इट। चाहे आप सारा निकलवाओ चाहे आप आधा निकलवाओ, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फुल ही देना पड़ेगा। नेक्स्ट, डी, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें क्या होता है, बैंक्स गिव्स एडवांस टू देयर क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ सच बिल्स। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। फॉर एग्जांपल, कोई भी ए पर्सन है, ठीक है, उसने बी पर्सन को कर्जा दिया
कि भाई 1 साल तक ये 1 लाख रुपए पकड़ो, 1 साल के बाद आप मुझे 1,10,000 रुपए वापस कर देना। मगर ए पर्सन को एफिडेविट मिल गया कि भाई मैं इतना वापस कर दूंगा, ठीक है जी। अब ए पर्सन को अचानक साल से पहले जरूरत पड़ गई, तो वो क्या करेगा? वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। वो बिल ऑफ एक्सचेंज लेके बैंक के पास जाएगा कि भाई मैंने 1 साल के बाद इस इंसान से 1,10,000 रुपये लेने, अब ऐसे करो, मुझे अभी जरूरत है, आप मुझे 1 लाख ही दे दो, आप 10,000 फालतू ले लेना उससे। तो बैंक देखेगा अगर उसको ज्यादा कन्वीनियंट है, क्या पता वो 1 लाख दे, क्या पता वो 90,000 दे, और जो बीच का जो मार्जिन है वो उसका प्रॉफिट। समझ गए ना बात? तो इसमें क्या होता है, बैंक्स गिव एडवांस टू देयर क्लाइंट्स ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ सच बिल्स। मेच्योरिटी से पहले ही एक बंदे को जिसको चाहिए उसको पैसे दे देगा, और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो अपने नाम कर लेगा। अ डिडक्शन इज मेड, डिडक्शन करेगा आउट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। जो फेस वैल्यू, जितने टोटल पैसे देने थे उसमें से कुछ डिडक्ट करके उसको दे देगा ए पर्सन को, ठीक है। फॉर अ पीरियड टिल फॉर अ पीरियड द बिल इज येट टू रन। तो जितने टाइम रह गया उसके हिसाब से डिस्काउंट करके कुछ दे देगा पैसे। दिस डिडक्शन इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इस डिडक्शन को डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। सारे के सारे पैसे अगर उसको दे देता तो बैंक को क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। तो द बिल्स आर डिस्काउंटेड एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्स को मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिस्काउंट किया जाता है ऑन द एक्सपायरी ऑफ मेच्योरिटी पीरियड। तो जो भी मेच्योरिटी पीरियड है उस पे उसको सेटल कर दिया जाता है। द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज कलेक्टेड फ्रॉम द पार्टी कंसर्न्ड बाय द बैंक। तो बैंक इससे पैसा ले लेगा। समझ गए बात? इसको बिल ऑफ एक्सचेंज देगा कि भाई तुमने इतना इतना प्रॉमिस किया था, अब मुझे पैसे दो। तो बैंक इससे बी पर्सन से सारे के सारे पैसे ले लेगा, और जो इसको नेट बच गया वो इसका प्रॉफिट हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसको मिलना था। नेक्स्ट आ जाता है ई पॉइंट। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जब भी गवर्नमेंट को जरूरत होती है तो गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज निकालती है, या बॉन्ड्स निकालती है, या ट्रेजरी बिल्स निकालती है, ठीक है। मोर ओवर गवर्नमेंट जब मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है उसको भी इरेज करने के लिए ये सारे काम करती है। तो जब भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हैं तो वो भी तो एक टाइप का लोन ही देते हैं ना बैंक को। Banks prefer to buy government securities as they are considered to be the safest investment. अगर वो कोई आम इंसान को लोन दें या किसी फैक्ट्री मालिक को दें, अगर वो भाग गया फिर। अब अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी तो गवर्नमेंट तो कभी भी भागती नहीं है। गवर्नमेंट किसी भी पार्टी की हो, गवर्नमेंट की लायबिलिटी तो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट तो पैसे देती है। परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द कमर्शियल बैंक्स। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, मैं फिर से लाइन पढ़ता हूँ। परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द बैंक्स टेंट अमाउंट्स टू एडवांसिंग लोन्स बाय देम टू द गवर्नमेंट। बेसिकली जब भी वो सिक्योरिटीज सरकार की खरीदते हैं तो सरकार को जब पैसे चाहिए होते हैं गवर्नमेंट तभी तो निकालती है ना, तभी तो निकालती है सिक्योरिटीज। तो एक टाइप का वो किसको लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट को लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप के लोन्स थे। अब थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है क्रेडिट क्रिएशन, जो मेन पॉइंट है। पहला था एडवांसिंग लोन्स, ठीक है। दूसरा था, नहीं, पहला था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, दूसरा था एडवांसिंग लोन्स, एंड थर्ड आ गया क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली सिंपल वर्ड्स में क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में लोगों की इनकम इज इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट लोग बैंक्स में करते हैं और बैंक्स इसी के ऊपर लोन्स दे देते हैं, लोगों के पैसों को ही आगे लोन्स में बांट देते हैं, उसको क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। इसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पे। तो चलिए क्रेडिट क्रिएशन का सिंपल लैंग्वेज में यहाँ मतलब पढ़ लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स दीज डेज, क्योंकि बैंक लोन के बिना तो चल ही नहीं सकता। बैंक्स क्रिएट क्रेडिट बाय ऑफरिंग लोन्स फ्रॉम प्राइमरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट होता है जो लोगों ने जमा करवाए हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द अमाउंट ऑफ टोटल लोन्स इज मोर देन द टोटल प्राइमरी डिपॉजिट्स। तो कई बार ऐसा होता है बैंक के पास जितना पैसा आया होता है ना, बैंक उससे भी कई गुना ज्यादा लोन दे देता है। इसलिए तो मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा देते हैं बैंक, लोन दे दे के। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी इनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई होती है कि तुमने ज्यादा लोन देना है या तुमने कम लोन देना है। तो चलिए ए पॉइंट जो है प्राइमरी फंक्शन वो तो खत्म हो गया। अब सेकेंडरी फंक्शन करते हैं और ये काफी आसान है। सेकेंडरी फंक्शन में पहला पॉइंट आ जाता है एजेंसी फंक्शन। तो बैंक्स एक्ट्स एज अ एजेंट टू देयर कस्टमर इन अ फॉलोइंग मैनर। तो बैंक्स हमारे एजेंट भी होते हैं। कैसे? पहला, कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स। वो हमारे बिहाफ पे कई पेमेंट्स कलेक्ट करते हैं और कई पेमेंट्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक्स कलेक्ट चेक्स। मैंने तो बैंक को चेक जमा करा दिया, अब बैंक की जिम्मेदारी है किसी फलां बैंक से पैसे ले, तो हमारे लिए चेक्स लेते हैं, रेंट्स जमा करवाते हैं और इंटरेस्ट वगैरह लेते हैं।
जैसे मैंने एफडी करा दी तो मुझे इंटरेस्ट देगा, जहां मर्जी से दे, समझ गई बात। ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे ये काम करते हैं। एंड ऑल्सो मेक पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस, टैक्सेस देते हैं, ठीक है, हमारे बिहाफ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं ऑन देयर बिहाफ। तो ये हमारे एजेंट के तौर पे काम करते हैं, क्योंकि हमारे बिहाफ पे काफी ज्यादा कलेक्शन ऑफ पेमेंट भी करते हैं, और कलेक्शन भी करते हैं पैसे की, और पेमेंट्स भी करते हैं। नंबर 2, परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। ये जितने भी सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स वगैरह हैं, अगर हमने खरीदने हैं तो जो फुल टाइम ब्रोकर होता है वो बैंक ही होता है हमेशा, ज्यादातर। तो सॉरी, बोल बोल के गला बैठ गया। तो जो फुल टाइम ब्रोकर होता है हमारे बिहाफ पे ये सिक्योरिटीज बेचता भी है, जब हम ऑर्डर करते हैं कि भाई बेच दो, और जब हम ऑर्डर करते हैं खरीदने का तो ये खरीदता भी है। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये फुल फ्लेज ब्रोकर है, तो इनकी ब्रोकरेज सर्विस है, हालांकि महंगी है, मगर बैंक हमारे बिहाफ पे सिक्योरिटीज का सेल परचेज भी करता है। इसको सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं, बैंक्स ऑल्सो बाय सेल, बाय भी करता है, सेल भी करता है, कीप इन सेफ कस्टडी। अगर हम खरीद के रख लेते हैं तो हमारा सेफ कस्टडी में हमारे सिक्योरिटीज या शेयर्स को रख लेता है ऑन द बिहाफ ऑफ देयर कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे। तो इसमें थर्ड पॉइंट आ जाता है ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। बैंक्स क्या है? बैंक्स आर द ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कस्टमर्स ऑन देयर एडवाइस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बैंक में अकाउंट खुलवाया और मैंने कह दिया अगर मैं मर गया तो मेरा जो लीगल हेयर है, मेरे मरने के बाद मेरा जो वारिस है, इसको फलां फलां मेरे पैसे दे दिए जाएं, या फिर मैंने कोई विल कर दी कि मेरे मरने के बाद आधे पैसे उसको बांटे, आधे पैसे उसको बांटे, जो भी मेरी विल होगी उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो वो हमारे क्या है? ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर बैंक्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ पॉइंट, रिमिटिंग द मनी। बैंक क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पैसे रिमिट कर देते हैं, जो कि बहुत आसान है बैंकिंग के थ्रू। बैंक्स रिमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस थ्रू बैंक ड्राफ्ट्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स एटसेट्रा। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पैसे पहुंचाने हैं तो बैंक आपकी बहुत हेल्प कर सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा पहुंचा सकता है, ठीक है। तो इसमें बैंकिंग सिस्टम काफी हेल्पफुल रहता है। अब आपने 1 करोड़ रुपए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करनी है, वो आसानी से हो जाएंगे, बजाय इसके कि आप 1 करोड़ लेके घूमो, वो तो खतरा है ना, चोरी भी हो सकती है, धक्का भी पड़ सकता है। नेक्स्ट है परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो जितने भी बैंक्स हैं वो सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। बैंक्स प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स खरीदते भी हैं और फॉरेन एक्सचेंज बेचते भी हैं, और फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट भी होता है जिसमें सिर्फ डॉलर जमा होते हैं। ऐसी कई फैसिलिटीज होती हैं। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स। तो कई फॉरेन एक्सचेंज बैंक्स हैं, उनका तो मेन काम ही यही है कि सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी करना। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेटर ऑफ रेफरेंसेस। लेटर ऑफ रेफरेंसेस का मतलब ये कि बैंक आपको एक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें पता लगता है कि हर एक कस्टमर की कितनी हैसियत है। जब भी आप कहीं लोन लेने या कुछ काम करने जाते हैं तो आपसे कभी कभी कहते हैं भाई अपनी बैंक स्टेटमेंट लाओ, बैंक स्टेटमेंट लाओ। वो बेसिकली लेटर ऑफ रेफरेंस होती है। तो बैंक्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ देयर कस्टमर टू द डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेडर्स। अगर आपने किसी से ट्रेड करना है तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा कि भाई आपकी इतनी हैसियत भी है कि हम ट्रेड कर पाए, तो उसको बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो वो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, या फिर कोई डिमांड करे बाहर वाला, क्या कहते हैं मतलब बाहर वाला कोई फॉरेन ट्रेडर है, वो डिमांड करे हमारे से कि भाई पहले अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ तभी तुमसे ट्रेड करेंगे, तो वो हमें बैंक से इशू करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। जनरल यूटिलिटी फंक्शन में सबसे पहले लॉकर फैसिलिटीज देते हैं। तो पीपल क्या करते हैं? पीपल कीप गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी या कोई भी ऐसे कागजात और अदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन दीज लॉकर्स, लॉकर्स में रखते हैं, ठीक है। देयर एनुअल चार्जेस आर वेरी नॉमिनल। तो बैंक्स के पास लॉकर्स होते हैं जिसमें लोग अपने जरूरी चीजें रखते हैं ताकि घर में कोई चोरी चोरी ना हो जाए। तो जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक में रख लेते हैं। हालांकि बैंक भी सेफ नहीं है इतनी, आपको पता है बैंक के लॉकर भी लूट लिए जाते हैं, बट फिर भी नॉमिनल चार्जेस ये अपने कस्टमर से लेते हैं एनुअली। उसके बाद आता है ट्रेवलर्स चेक एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। तो बैंक इशू ट्रेवलर्स चेक एंड द लेटर ऑफ क्रेडिट टू देयर कस्टमर्स सो दैट they may be spared from risk of carrying cash during the journey। अगर आपने कहीं जाना है और आपको लगता है कि भाई इतना पैसा लेके जाऊंगा कैश, ये तो डर है मेरे को डाका डुका ही ना पड़ जाए वगैरह वगैरह, ठीक है, चोरी ना हो जाए, तो बैंक आपको ट्रेवलर्स चेक इशू कर देंगे या ड्राफ्ट इशू कर देंगे या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर देंगे, जिसको आप ही निकलवा सकते हो। वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में जा सकते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट सा होता है जिससे आप इतना सारा कैश लेके जाने का रिस्क अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। थर्ड आ जाता है बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बैंक्स गिव्स एडवाइस टू देयर कस्टमर्स
on financial matters on the basis of business information and statistical data collected by them. जब भी वो कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उनको पता लगता रहता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसीलिए जब भी आप बैंक्स में जाते हैं तो आपको सलाह देते हैं भाई ऐसा कर लो वैसा कर लो, म्यूचुअल फंड में डाल लो, इधर कर लो उधर कर लो। हालांकि उनकी कमीशन होती है मगर वो ऑन द बेसिस ऑफ डाटा अपने कस्टमर्स को हमेशा एडवाइस करते रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। बैंक्स जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में भी काफी हेल्प करते हैं। तो होता क्या है, बिग बिजनेसमैन आफ्टर कंसाइनिंग गुड्स टू देयर रिटेलर्स सेंड द रेलवे रिसीट टू द बैंक। जब भी बिग बिजनेस हाउसेस कुछ भी बड़ी चीज ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वो रेलवे की रिसीट बैंक को दे देते हैं जिससे उन्होंने भेजा है, सामान भेजा है बाय रेल या बाय एयर, वो सामान जो भी भेजा है वो बैंक को दे देते हैं वो रिसीट। द रिटेलर्स गेट दिस रिसीट फ्रॉम द बैंक ऑन द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट। तो वो बैंक में उतने पैसे जमा करवा देते हैं और बैंक उनको रसीद दे देता है कि ये पकड़ो जी फलां फलां जगह पे तुम्हारा सामान पड़ा है। हैविंग ऑब्टेन्ड द रेलवे रिसीट फ्रॉम द बैंक्स दे गेट डिलीवरी फ्रॉम द कंसाइनमेंट, डिलीवरी ऑफ द कंसाइनमेंट फ्रॉम रेलवे गुड्स ऑफिस। तो होता क्या है, रेलवे गुड्स ऑफिस जाके या जो एयरपोर्ट वगैरह जाके जो भी कस्टम है वो क्लियर करके तो वो सारा का सारा माल ले लेते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में बिजनेसमैन उसने रिटेलर को पहुंचाने के लिए बीच में बैंक का सहारा लिया। ठीक है, बैंक के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन किया क्योंकि उसको और भी काम होंगे तो बैंक को बिचौलिया बना लिया, बैंक को इंटरमीडिएरी बनाया जिसके लिए बैंक ने उसे अच्छी खासी फीस ली। नेक्स्ट आ जाता है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में बैंक्स क्या करते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन करवाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं। पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स इन द बैंक्स एंड बैंक्स इन्वेस्ट द सेम इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। बैंक सिर्फ प्रोडक्टिव काम के लिए लोन देगा, मतलब इन्वेस्टमेंट कराएगा। दस बैंक्स या दे हेल्प टू एक्सेलेटिंग द रेट ऑफ ग्रोथ या रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसेस। तो बैंक्स उन सेविंग्स को प्रोडक्टिव काम के लिए देता है और वो पैसे अच्छी जगह पे इन्वेस्ट होते हैं तो मुल्क की भी तरक्की होती है और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो जाती है। सेकंड पॉइंट, इंड्यूसमेंट टू इनोवेशंस। इनोवेशंस को इंड्यूस करता है। तो होता क्या है, बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू एंटरप्रेन्योर्स, बैंक्स एंटरप्रेन्योर्स को लोन देते हैं। बैंक्स एनकरेज इनोवेशंस। बैंक्स क्या करते हैं, इनोवेशंस को एनकरेज करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोन्स देने को एनकरेज करते हैं। किनको देते हैं, उन एंटरप्रेन्योर्स को जो नए नए काम खोल रहे हैं। जैसे इंडिया में स्टार्टअप इंडिया, ये इंडिया वो इंडिया, ऐसे मेक इन इंडिया ऐसे शुरू हुए तो उसके अंदर कई जो लोग थे उनको लोन्स दिए गए। तो उससे क्या होता है, विच रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स, नए नए टाइप के गुड्स आते हैं। इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो नई नई चीजों पर इन्वेस्टमेंट होगी तो उससे क्या होगा, इनोवेशंस बढ़ेंगी और जितनी ज्यादा इनोवेशंस बढ़ेंगी उतना ही हमारे कंट्री का या हर एक कंट्री का फायदा होगा। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट, इम्पैक्ट ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बैंक इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, बैंक्स डिटरमिन द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स and traders to make their investments which results in the development of the industry and trade। तो बैंक्स क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिटरमिन करते हैं, ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रखते हैं जिसके के अंडर प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स ज्यादा से ज्यादा लोन लें और एनकरेज फील करें। अगर प्रोड्यूसर ज्यादा से ज्यादा लोन लेगा तो आपको पता ही है जितना ज्यादा लोन लेगा प्रोड्यूसर उतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करेगा। ठीक है, और जितना कंज्यूमर लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रखेंगे उतना ही हम भी एनकरेज होंगे कि हम गाड़ी ले लें, कुछ घर ले लें या फिर कोई चीज बड़ी चीज ईएमआई या इंस्टॉलमेंट्स वगैरह पे ले लें। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को इम्पैक्ट डालता है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेक्टर। रूरल सेक्टर जो होता है, विलेजेस वगैरह, उनको सस्ते में लोन देता है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो। तो बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू द फार्मर्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, ताकि वो ट्रैक्टर वगैरह या फिर और कई टूल्स खरीद सके। ड्यू टू दिस रीजंस फार्मर्स आर अनेबल टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इसी की वजह से फार्मर्स को जब लोन मिलता है, सस्ते रेटों पर लोन मिलता है, तो वो ट्रैक्टर वगैरह, जमीन वगैरह, कई चीजें खरीदते हैं, टूल्स एंड मशीन्स, जिससे कि प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। फिफ्थ आ जाता है हेल्पफुल इन पुशिंग अप द डिमांड। डिमांड को बढ़ाने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिस भी कंट्री में बैंकिंग फैसिलिटीज अच्छी हैं उसमें उतना ही ज्यादा लोन्स अच्छे तरीके से दिया जाता है। और अगर लोन्स अच्छा दिया जाएगा और मंथली इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी वगैरह दी जाएगी तो लोग इंस्टॉलमेंट पे कई चीजें ले लेंगे। जब चीजें लेंगे तो उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी। डिमांड फॉर गुड इज लो इन अंडर डेवलप कंट्रीज। अंडर डेवलप कंट्रीज में जो डिमांड फॉर गुड्स है लो होती है। ठीक है, तो बैंक इसमें क्या करते हैं,
Banks provide loans to their customer to enable them to buy consumer goods. उनको encourage करते हैं ताकि वो consumer goods ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, which raise the demand and also result in the increase in production of such goods. उससे क्या होगा, goods की demand भी बढ़ेगी और production भी बढ़ेगी, तो economy को थोड़ा push मिलेगा. 6th point आ जाता है monetary policy. मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली बैंकों के लिए होती है. बैंक्स आरबीआई बनाती है बैंक्स के लिए, ताकि वो बैंक्स को जो क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस है, लोन देने का प्रोसेस है, उसको कंट्रोल कर सकें. ठीक है, ताकि बैंक्स ज्यादा लोन भी ना दें और अगर कम लोन दे रहे हैं तो ज्यादा दे दें एंड वाइस वर्सा. तो इसके अंदर क्या होता है, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री, कॉपरेशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. अगर बैंक ही कॉपरेट नहीं करेंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी का तो कोई फायदा ही नहीं होगा ना. अगर मॉनेटरी पॉलिसी कह रही है ऐसे करो वैसे करो, हेड बैंक कंट्री का ऐसे करो वैसे करो, मगर वो मान ही नहीं रहे कमर्शियल बैंक, तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्या फायदा होगा. तो कमर्शियल बैंक की हेल्प करते हैं और कॉपरेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ, ताकि पूरे कंट्री की डेवलपमेंट हो. दीज बैंक्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज पर द क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक. सेंट्रल बैंक ने जैसा कहा होता है कि भाई ज्यादा लोन दो तो ये ज्यादा दे देते हैं, सेंट्रल बैंक कहता है कि कम लोन दो तो कम लोन दे देते हैं, तो थोड़ा कॉपरेट करते हैं. ठीक है, उसके बाद 7th पॉइंट आ जाता है एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं. जब भी ये लोन देते हैं तो जिससे लोन से कोई ना कोई काम तो होता ही है, या गुड या सर्विस खरीदा जाता है, तो इसमें आप कह सकते हो भाई लोन्स दे के भी ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को एनकरेज करते हैं. बाय ऑब्टेनिंग लोन्स एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनएम्प्लॉयड यूथ कैन अरेंज फॉर देयर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अपना कोई छोटा मोटा काम खोल सकते हैं. दस बोथ प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज. तो बेसिकली इसमें आप ये भी कह सकते हो कि भाई वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारा फायदा करते हैं जॉब्स में. डायरेक्टली तो बैंक में रिक्रूटमेंट करवा देते हैं, उससे भी जॉब्स मिलेंगी जब ब्रांच एक्सपेंशन होगा. इनडायरेक्टली कह सकते हैं जब भी वो लोन देते हैं उससे कोई ना कोई काम करता है या कुछ खरीदता है सामान, तो फर्दर आगे मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है. ये था सारा का सारा कमर्शियल